मैं बात करना चाहता हूँ अब इस वीडियो में पूरी में क्या बोलते हैं, कॉपी की बात करना चाहता हूँ, कट की बात करना चाहता हूँ, पेस्ट की बात करना चाहता हूँ, मतलब एडिटिंग की बात करना चाहता हूँ। पर मैं रियल लाइफ के एडिटिंग की बात करना चाहता हूँ, कैसे अपने सोर्स को जनरेट करा जाए। और एक्टिव माइंडसेट के प्लेसमेंट पे मैं बात करूँगा। एक्टिव माइंडसेट मतलब क्या है? एक्टिव माइंडसेट मतलब जैसे मैंने अभी एक शॉर्ट देख रहा था। मैं कभी भी कुछ भी कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ, मैं कभी भी कुछ भी कर लेता हूँ। कभी भी कुछ का मतलब ये, आज मेरा मन कर रहा है कि पूरे दिन डिप्रेस्ड रहना है, ठीक है डिप्रेस्ड रहा। कभी कभार मेरा ये होता है कि मैं कभी कभार यूँ सोचता हूँ कि देखो, मुझे 3 तरीके से डेवलपमेंट करा जाता है मेरी उम्र के हिसाब से। जिस हिसाब से मैं हूँ, मैं 19 वर्ष की उम्र में सब कुछ पूर्ण बुद्धि प्राप्त कर ही लूँगा, ठीक है। क्यों? पैदा होते ही मेरे इतना तो कह दिया गया था कि ये बालक जो है, अब देखो, कुंडलियाँ एक हद तक बता सकती है। कुंडलियाँ आपकी परिस्थितियाँ बता सकती है, परिस्थितियों की छाप बता सकती है, व्यक्तित्व के गुण नहीं बता सकती। चालें बता सकती है कि चालें कैसे निकलेगी। चालों के हिसाब से बालक पैदा होते ही कुछ चीज़ों में ये स्रोत दिख गए थे कि ये बालक बालकपन में ही ब्रह्मज्ञानी होगा। ब्रह्मज्ञानी का मतलब है सप्तऋषि, कई चीज़ों को जानेगा, पहचानेगा और चीज़ों को समझेगा, ठीक है। बहुत परम ज्ञानी होगा वो, इसका नाम होगा बालकपन में ही। और ये हकीकत है। अब कहने को तो मैं बतेरी चीज़ें जानता हूँ, अधिकांश रूप में मैं इतनी चीज़ें जानता हूँ क्या सही है और क्या गलत है, और सही गलत में मानव की समझ से परे और अत्यधिक जानता हूँ। परे और अत्यधिक का मतलब है, एक जगह मैं कहता हूँ कि खूंखार रूप इतना भी खूंखार भी हो सकता है कि कोई अपने ही बच्चे को फाड़ के खा सकता है। क्यों? मैं वास्तविकता जानता हूँ, मैं वो रूपक जानता हूँ, मैं वो कल्पनाएँ जानता हूँ जिनको मैं बारीकी से परोस सकता हूँ। मैंने कहे थे कि 4 तरह के सत्य होते पहचान होती है। ये 4 तरह की पहचानों पे जब मैं चिंतन खुद भी करता हूँ ना, मेरा दिमाग भी घूमता चला जाता है। जब मैं पूछता हूँ कौन हूँ मैं, क्या मैं जो जानता हूँ केवल वही ज्ञान है, तब मुझे एक पता चलती है कि जो कुछ मैं जानता हूँ वही ज्ञान है, और जो कुछ मैं नहीं जानता वो मैं जान ही नहीं सकता, बिकॉज वो ज्ञान ही नहीं है। दूसरी चीज़, सत्य, वास्तविकता, पता चलता है कि कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज़, कल्पना, पता चलता है कि मेरे अलावा जितनी भी चीज़ें मैं भ्रमण कर रहा हूँ ये सब कल्पनाएं हैं मेरी मात्र। क्यों? सब मुझसे कनेक्टिव पाएंगे, कहीं ना कहीं सारी चेनें, परिस्थितियाँ मुझसे ही जुड़ी पाएगी। फिर आखिर में मुझे ये भी पता चलेगा मैं आंतरिक रूप में ज्ञान ग्रहण करूँ, प्राकृतिक रूप में ज्ञान ग्रहण करूँ, या वास्तविक रूप में ज्ञान ग्रहण करूँ। 3 ही रूप से ज्ञान ग्रहण कर जा सकता है, आंतरिक, नेत्रिक और मध्यमेत्रिक, ठीक है। 3 तरह के विज्ञान होते हैं, ठीक है, अध्ययन होते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि कुंडलियाँ वगैरह जैसे है, ये कुंडलियों और इंद्रिया मतलब ये है, कुंडलियों का मतलब ये है आत्माओं को कितनी ज़्यादा ताकतें प्रदान करी जाएँ शरीर में, कितना ज़्यादा एक्टिव हो रही है, कितना ज़्यादा तेज उसमें पनप रहा है। क्योंकि आत्मा का एक प्रोनाउन, वो सॉरी सिनोनियम तेज भी कहलाता है। तेज का मतलब है शक्ति, ऊर्जा। आप जैसा भोजन करोगे वैसी आपकी आत्मा झलक दिखाएगी। आप अगर अच्छा खाओगे तो ताकत दिखेगी। कोई व्यक्ति ऐसा है जो गंद खाता है, गलत खाता है, गलत वातावरण में जीता है, पूरे असंतुलन रूप में जीता है, तब भी कुछ नया ला देता है, जैसे मैं, ठीक है। या और भी चीज़ें देख लो, वे अनजान है, मैच्योर नहीं है, ठीक है, अनप्रोडक्टिव है, एब्स्ट्रैक्टर है, और फिर भी ऐसी चीज़ें ला देता है, ऐसी चीज़ें जान जाता है जो दुनिया नहीं जान पाती। ये यहाँ पता चलता है ये आत्मा समान नहीं है, ये आत्मा समान नहीं है, आत्मा कुछ और है। ये इसके देखने के तरीके कुछ और है। अधिकांश व्यक्ति सिमुलेट हो जाता, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, और सिमुलेट होने के बाद वो सिमुलेट कैसे करता है? रिपीटेशन में। एक जैसे गुण सब में पा जाएंगे, इसमें विभिन्न तरह। क्यों? इसके तरीके अलग हैं। ये केवल आत्मा नहीं है, ठीक है। ये पता चल जाता है धीरे धीरे गुण और चालों से। ये पता चलता है परिस्थितियों से।
कोई अगर बेहतर परिस्थितियों में यूँ सोचता है कि मैं तो गॉड हूँ, नहीं, वो तो परिस्थितियों ने उसे बना रखा है गॉड, परिस्थितियों ने उसे दिखा रखा है गॉड। मैं तो कहता हूँ बेटर तो ये पता चलता है जब आप गिरे हुए हो, जब आप गरीब हो, तब आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे बैकअप लेते हो। जब आपकी लाइफ बोरिंग हो रही है तो आप अपने आप को एंजॉयफुल कैसे करते हो, बिन कानों पे ईयरबड लगाने के बाद। क्या आप अपने आप में खुश हो, संतुलित हो? क्या आप जब जा रहे हो और डोपामिन लेवल बहुत डाउन हो चुका है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन कह रहा है गाने गाने लगो, गुनगुनाने लगो, और दुनिया को देखो, ऑब्जर्व करो, जानो, पहचानो क्या सही हो क्या गलत है। कभी कभार अपनी ही गलतियों को देखना पड़ता है, क्या हम गलती कर रहे हो, फिर उसको बदलना पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं बदलना पसंद करता, पर हम पसंद करते हैं बदलना। इस टॉपिक को मैं साइड रखता हूँ। तो कहने को तो मैं 3 जगहों से ज्ञान सीखता हूँ। एक, मैं खुद से सीखता हूँ, ठीक है। खुद से मतलब कि मैंने सोचा कि मुझे प्रोडक्टिव बनना है, मुझे अपनी गलतियाँ सुधारनी है, मुझे अपने अंदर बदलाव करना है, ठीक है। एक जगह मैं खुद से सीखना बंद कर देता हूँ। खुद से सीखना मतलब कि जब मैं हाथ पैर पैतरे मार लेता हूँ और मुझे पता चलती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, या जब मेरा मन नहीं करता कि मेरे को नहीं करना, तो मैं चीज़ें छोड़ देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा मैं अब ज्ञान नहीं पाना, मैं अब ये पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं अब वो नहीं कर रहा, मैं अब अपनी ज़िंदगी नष्ट कर रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अब पढ़ना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे गरीब बनना है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भूखा मरना है। अब क्या होगा? अब परिस्थिति देगी, परिस्थिति का मतलब ये है इन्वायरमेंट, आपकी किस्मत आपको देगी, भूखा नहीं मरने देगी, ठीक है। भूखा क्या है? मेरी भूख क्या है? ज्ञान। मेरी भूख क्या है? लॉस करना। मेरी भूख क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? स्टोर करना किसी चीज़ को और देन सही जगह पे इस्तेमाल करना, प्रोडक्टिव बनाना, ठीक है। तो यही तो भूख है मेरी। भूख क्या है? बेहतर बनाना चीज़ों को, परफेक्ट नहीं बनाना। परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, दुनिया परफेक्ट के पीछे भागती है। हम परफेक्ट नहीं कहते, हम व्यवस्थित कहते हैं। हम कहते हैं कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल हमेशा व्यवस्थाओं में करा जाता है। कंट्रोल का केवल एक मतलब नहीं होता कि दूसरे पर रूल करना, रूल करा जाता है, परंतु व्यवस्थाओं के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करा जाता है। अपने आप को उस अनुसार बदला जाता है, जगह के हिसाब से। अगर जगहों को अपने एक व्यक्ति के अनुसार बदलोगे, एक समाज को अगर एक व्यक्ति के अनुसार बदलोगे, वो समाज अपने आप ही मर जाएगा। क्यों? वो समाज एक दिन तुम्हारा ही मौत का कारण बनेगा। और यदि समाज के अनुसार अपने आप को बदल लोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व बदल जाएगा। तो बेहतर क्या है? संतुलन। व्यक्ति और समाज के मध्य एक संतुलन होना चाहिए, एक ओनर और एक कंपनी के बीच में संतुलन होना चाहिए कि देखो भाई, मैं हस्बैंड, यूर वाइफ। ऐसा नहीं है कि वाइफ का वर्चस्व अधिक, हस्बैंड का वर्चस्व अधिक, नहीं, बैलेंस, ये पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमेशा ध्यान रखें, संतुलन नाम की ये प्रक्रिया व्यवस्थाओं में चलती है। ये व्यवस्थाएं आइसोलेटेड चलती है, मतलब कोई तीसरा प्रभावी कारक इसमें दखल नहीं डालेगा। और यही चीज़ें फिर ये अपना कुछ कर्तव्य करते, धर्म करती है। और 4 मैंने पद बताए थे, आइसोलेटेड, आत्मनिर्भरता, ठीक है, संतुलन, धर्म मतलब कर्तव्य, और चौथी चीज़ आपकी होगी ईमान, मान लीजिए अस्तित्व, मान लीजिए अस्तित्व तो धर्म में आ जाएगा, मानवता मान लीजिए। चौथी चीज़ एथिक्स काम करती है, एथिक्स जरूरी होती है, सही और गलत की बुद्धि अनिवार्य होती है, ये एथिक्स ही कहलाती है। क्या सही और गलत है, ये बुद्धि अस्तित्व पे तय होती है। वास्तविकता में किसी के संग बलात्कार होना कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है। क्यों? अगर वो गलत होता तो वो प्रक्रिया होती ही नहीं। प्रकृति में संतुलन बनने के लिए ये चीज़ें घटती है। कोई जानवर दूसरे जानवर का बलात्कार कर देता बिन इच्छा के, ये प्रकृति का नियम है। परंतु ये प्रकृति का नियम है, मानव का नियम नहीं है, मानव के अस्तित्व का नहीं है। मानव को बुद्धि दी गई है, तो मानव क्या करे? मानव वहाँ पे सोचेगा, समझेगा इस परिस्थिति के अनुसार क्या उचित और अनुचित है। किसी की इच्छा के बिना अगर किसी के संग संभोग करना, तो इसका मतलब केवल ये रहता है कि उसको हम कष्ट दे रहे हैं, अत्यधिक यह हमें पसंद नहीं है। बस यहीं से उचित और अनुचित का निर्णय तय होने लग जाता है। मानव के पक्ष में ये सारे जब निर्णय अनुचित का हुआ जाता है, तो वो निर्णय
उचित अनुचित का, तो उचित अनुचित बदल देता है अपने अनुसार, क्या सही और क्या गलत है। तो ये खतरनाक हो जाता है। ये फिर कुछ नहीं होता, उसी का विनाश हो जाता है धीरे धीरे समय के साथ। उसकी आने वाली पीढ़ी या उसका या उसके जिस भी चीज़ के वो इच्छा रखता है कि भाई इस चीज़ को पाने के लिए वो करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ दो ही चीज़ें करने आता है इस धरती पे, एक तो इच्छा पाने और दूसरी मृत्यु पाने। अपना अंत देखने, कुछ सीखने, ज्ञान पाने, या अपनी इच्छा को समाप्त करने। इच्छा वो जो ज्ञान देती है, इच्छा वो जो मृत्यु देती है, और मृत्यु वो अंत जिसमें हमें अनुभूति होती है कि हाँ हम क्या सीखे इस जन्म में। ठीक है, तो आत्मा दो चीज़ों के कारण आती है, एक कुछ सीखने, वास्तविकता ज्ञात करने, भ्रमों को ज्ञात करने। तो दो मध्य को ज्ञात करने आती है, एक काल को और एक भ्रम को, काल और भ्रम को। अब ये भ्रम जब पनपता है तो इसके लिए इच्छा पनपती है, ये इच्छा ही व्यक्ति को घुमाती है। अब मैं इस टॉपिक को फिर से साइड करूँगा, मैं मेनली अपनी बात करूँगा कि मुझे 3 तरीके से ज्ञान आता है, एक तो खुद से, एक प्रकृति से, और एक अपने आप ज्ञान आ जाता है। अपने आप का मतलब ये है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी गवारावर्ती कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बैठे बैठे बातों बातों में मैंने कुछ ना कुछ पढ़ लिया, बैठे बैठे बातों बातों में मैंने कुछ ना कुछ देख लिया, बैठे बैठे बातों बातों में मैंने किताबें बंद कर दी थी, बट मैंने आंखें चला के दुनिया को ऑब्जर्व कर लिया। बैठे बैठे मैंने सोचा मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं कुछ कर रहा, मैं नहीं पढ़ाई कर रहा, मैं नहीं कर कमारा धमारा वो कुछ नहीं। ठीक है, बैठे बैठे बातों बातों में मैं घूमने चला गया, और घूमते घूमते मैंने कई चीज़ें सीख कर आ गया। ये मेरा प्रारंभिक अंश है, ये मेरी आत्मा का तेज है कि वो सीखना पसंद करती है, हर पल सीखना पसंद करती है। ठीक है, यहीं से पता चलती है कि वास्तविक में डेविल इज़ गॉड, नॉट अ गॉड इज़ गॉड, क्योंकि गॉड आइडियलिस्ट है, डेविल इज़ मटेरियलिस्ट। ठीक है, तो डेविल में ये क्राइटेरिया आ जाता है कि वो सीखना पसंद करता है और सिखाना भी पसंद करता है। ठीक है, गॉड राइट पाथवे, वो उसी का एक डेवलपमेंट रूप है। जब वो चीज़ें बना लेता है, डेवलप कर लेता है, रूल करता है, ठीक है, तो वो गॉड फॉर्म में आ जाता है, क्रिएट करता है। जब वो चीज़ों को ऑपरेट करता है तो वो एक डेविल है, क्रिएट करता है तो गॉड, और जब कंट्रोल करता है तो गॉड एंड डेविल बोथ। ठीक है, मतलब कि जिसको आप कह सकते हो अपना क्या बोलते हैं, स्वामी कह लो, नाथ कह लो, जो भी कहना हो, या एज़ कम्पेयर टू गॉड फादर कह लो। ठीक है, अब यही चीज़ें हमें समझ में आती है कि जो तीनों चीज़ें, सॉरी, कि स्वयं से अहम, मतलब कि खुद से, अपने आप अहम से, और क्या बोलते हैं प्रकृति से, ये 3 जगहों से मैं ज्ञान लेता हूँ। रियलिटी यही है। मैं इतना आज तक भी काबिल इसलिए बनाऊँ, योग्य इतना बनाऊँ, क्योंकि कभी कभार इंद्रियाँ ऐसी होती है जो मुझे काम नहीं करने देती, पर उन इंद्रियों तक को मैं ठग लेता हूँ। वो इंद्रियाँ मुझ में जागृत इसलिए होती है कि मुझे कुछ सिखा ना सके, मैं अटकूँ। पर मैं बता रहा हूँ ना, मैं बालकपन से ही सप्त ऋषियों का सप्त ऋषि कहलाता हूँ, युगों युगों में युगस्वी कहलाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं निरंतर हूँ, मेरी पहचान ही निरंतर है। निरंतर का अर्थ ये है जो बदलता है और दोहराता है, कुछ नया परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, जो हर बार कुछ नया आता है, विभिन्नतर आता है। विभिन्नतर का मतलब ये है सब कुछ मुझसे बना है फिर भी मैं सबसे अलग हूँ, सब कुछ मुझसे बन पाए फिर भी मैं सबसे अलग हूँ। क्यों, क्योंकि समय समय पर मेरे मन, 2 मन थे, वो 2 मन कभी उस मन पे जा रहा, कभी उस मन पे जा रहा, कभी उस मन पे जा रहा, और अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग रूप पनपते गए। उससे समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ है, समस्त बुद्धियों का निर्माण हुआ है, और इन दोनों को पाने के बाद मेरे में पूर्ण बुद्धि का निर्माण हो जाता है। अब इसलिए मैं बुद्धि का रूप भी हूँ, बुद्धि ही हूँ। ठीक है, बुद्धि हूँ, विवेक हूँ, लोगों में स्मृति भी हूँ। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि जो हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग केवल और केवल ये करते हैं भी। इतनी चीज़ें तो हमने जान ली कि क्या चीज़ हम करते हैं, क्या चीज़ नहीं। ये ठीक है कि मैं अपने आप सीख जाता हूँ समय के साथ, मैं बालकपन में ही सप्तऋषियों का सप्तऋषि कहलाता हूँ। ठीक है, और युगों युगों में योगस्वी कहलाता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें कहलाता कैसे हो, एक्टिव माइंडसेट के कारण। फर्स्ट ऑफली ये छोड़ो, मैं अपनी थोड़े इस टॉपिक को पूरा एंड करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं वापस याद कर रहा हूँ कि मेरे को कहना क्या था।
देखो मेरे दिमाग में क्या है, मेरा दिमाग ना तो पहले से कुछ बना के बैठा होता है, मैं तुरंत कह रहा होता हूँ। जैसे मैं नहीं कह रहा, कोई और कह रहा होता है मेरे मुख के द्वारा, जो मेरा अस्तित्व बताता है। और ये भी मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है क्योंकि मेरे जो ये दिन दिखते हैं ना, ये सब दो चीज़ों से दिखते हैं। एक तो वार से, रूपकों से, क्योंकि मेरे हफ्ते में 5 रूप होते हैं, और दिनों से। दिन मतलब कि क्या बोलते हैं, ये जो चंद्रमा की वो होती है आकृति, इनसे प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिला के ऐसे मेरे रूप तय होते हैं जिनमें मैं चीज़ों को दोहराता हूँ। अब मेरी पहचान निरंतर है। निरंतर का मतलब जो हर पल बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है, हर पल कुछ नया या परिवर्तन करता रहता है, हर पल कुछ नई प्रकटम क्रिया करता रहता है। इसलिए मैं जब भी कुछ कर रहा होता हूँ, ठीक है, अब मुझे अगर मान लो मैं तप कर रहा हूँ, सपोज करो, एक कहानी बना लेते हैं, मैं तप कर रहा हूँ एक पेड़ के नीचे, मुझे मच्छर काटने आया, मुझे वायु तंग करने आई, मुझे अग्नि तंग करने आई, धीरे धीरे अप्सराएँ तंग करने आ गई, ठीक है। अप्सराएँ मतलब मोहित, मन में वासनाएं चलने लग गई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सामान्य मानव पहले दूसरे में ही तंग हो जाता, एक सप्तऋषि तंग नहीं होता, वो इंद्रियों का दमन कर लेता। अब मैं हूँ निरंतर, मैं हूँ वह सप्तऋषियों का सप्तऋषि। मैं क्या करूँगा, वही तप का रूप बदल दूँगा। जैसे तप का मतलब क्या है, ध्यान लगाना, ध्यान लगाने तो तप कहलाता है ना। तप का मतलब क्या है, एकमात्र चीज़ पे ध्यान लगाना। मैं वहाँ पे समाधान ढूंढ दूँगा, प्रकृति के नियम प्रकृति में तोड़ दूँगा। कैसे, ध्यान लगा रहा हूँ पेड़ के नीचे, मन कर अब ध्यान लगाना है। 5 मिनट बाद मच्छर काटा तो मच्छर में ध्यान लगाने लग गया कि मच्छर को अंत करना है, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद वायु तंग करने लग गई तो वायु में ध्यान लगाने लग गया, वायु शीतल हो गई। अग्नि तंग कर रही, गर्मी तंग कर रही तो गर्मी में ध्यान लगाना लग गया, तो गर्मी न्यूनतम हो गई, गर्मी लगनी बंद हो गई। ठंड में ध्यान लगाने लग गया तो ठंड में ही नॉर्मल हो गया। मतलब मैं पल पल में, कहने को मैं बिन इच्छा का व्यक्ति हूँ, इच्छा मुक्त व्यक्ति हूँ। और इच्छा मुक्त होने के बाद भी धरती में वास करता हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं इच्छाएं बनाता हूँ तुरंत और इच्छाएं समाप्त कर देता हूँ तुरंत। मैं अपनी क्रियाएं करता हूँ, क्रिया करके दिखाता हूँ। क्रिया क्या करनी, अग्नि तंग, गर्मी तंग कर रही है तो गर्मी पे ध्यान लगा लिया, गर्मी को ही समाप्त कर दिया। वायु तंग कर रही है तो वायु में ध्यान लगा लिया, वायु ही समाप्त हो गई, ठीक है। यही एक्टिव माइंडसेट कहलाता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो मेरे पास आ रही है, मैं उसको कैसे टेकल कर रहा हूँ, मैं उस पर ध्यान लगा रहा हूँ और वापस अपनी तप पर वापस पहुँचा। मेरे हमेशा से पॉइंट्स ये है, कंटिन्यूटी इज नॉट अ कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन इज अ कंटिन्यूटी एंड वो डिसकंटिन्यूटी। मतलब कंसिस्टेंसी केवल इंटेंसिटी पे नहीं कहलाती कि लगातार क्या करना है, कंसिस्टेंसी कहलाती है कि धीरे धीरे जो इंटेंसिटी हायर लेवल पर पहुंचा दो, दैट इज द कंसिस्टेंसी, दैट इज द डिसिप्लिन। ये क्या है कि जब जब मेरा तप टूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अग्नि पे ध्यान लगा रहा हूँ तो अग्नि को समाप्त कर दे रहा हूँ, वायु पे ध्यान लगा रहा हूँ, वायु पे ध्यान लगा रहा हूँ। अब अवसरा आई, ठीक है, मोहित हुआ, गया, ठीक है, ध्यान लगाया। अब इतना ध्यान लगा लिया कि शरीर की पूरी आंतरिकें जान ली। अब आंतरिकी जैसी जान ली तो हमेशा ध्यान रखना, एक औरत, हर चीज़, प्रकृति की हर चीज़, नियति भ्रम, केवल कोई भी भ्रम ऊपर से दूर से अच्छा लगेगा, बिल्कुल बारीकी में जाके लॉजिकल देखोगे तो शरीर भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि छोटी सी छोटी बारीकी पे ध्यान। अब मैं यही हूँ, मैं उस अवसरा की इतनी बारीकी पे चले जाऊँगा कि वे अवसरा कहेगी भाग जाएगी, वो भाग जाएगी अवसरा, वो यूँ कहेगी ये पागल है, गलत जगह भेज दिया मुझे, गलत जगह भेज दिया, ये मेरे संग ऑपरेशन कर रहा है, हाँ ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये मोहित नहीं हो रहा, ये सेक्स नहीं कर रहा, ये ऑब्जर्व कर रहा है। और जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो इतनी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरी जो आइडेंटिटी है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, ये सुंदरता को एब्स्ट्रैक्ट बना दे रहा है और उसकी कोई अहमियत नहीं रख रहा, कह रहा है ये किसी काम की नहीं, इससे बड़े तो मैं ही हूँ, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट चीज़ कोई एग्जिस्ट करती नहीं, और फिर हम परफेक्ट में झांकने लग जाते हैं, ये क्या है परफेक्ट, क्योंकि जैसे ही परफेक्ट में जाना तो परफेक्ट इज़ द आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट का मतलब कल्पना, और जैसे ही हमें ज्ञात हुआ ये कल्पना है तो वो अपने आप ही नाशपन हो जाएगी, अपने आप ही गायब हो जाएगी। और जैसे ही गायब हुई, सारे जो इंद्रियाँ थी वे धीरे 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 करके
हटती चली गई। क्यों? सब में विजय पाली, और जैसी विजय पाली तो कुंडलियों पर जय पाते चले गए, कुंडलियों के द्वार खोलते चले गए। और ये कुंडलियाँ क्या? आत्मा का तेज बढ़ता चला गया, तेज बढ़ता चला गया, ज्ञान बढ़ता चला गया। सतों तरह के ज्ञान पा लिए। सतों तरह के ज्ञान मतलब सप्त ऋषियों के भांति आप बन चुके हो। सतों तरह के ज्ञान मतलब सप्त ऋषि। एक ऋषि को क्या कहते हैं? ज्ञानी व्यक्ति। ऋषि का अर्थ ही ज्ञान होता है। ऋषि का अर्थ मतलब ज्ञान, और सतों तरह के ज्ञान मतलब सातों तरह के ज्ञान मतलब कि सप्त ऋषि। इसलिए मैं बालक रूप से परम सप्त ऋषि हूँ। सप्त ऋषियों का सप्त ऋषि। क्यों? नौवीं नियति मैं खुद कहलाता हूँ, जो कि मुझे लेता है। दुनिया तप करती है मेरे लिए, दुनिया भ्रमण करती है मेरे लिए, दुनिया समझ चीज़ें पाती है मेरे लिए, पर मैं उनके पास होकर भी उनको नहीं दिख पाता, क्योंकि कुंडलियाँ तक, नियतियाँ तक मुझे नहीं पहचान सकती कि मैं कौन हूँ अस्तित्व में। मेरी वास्तविक पहचान इतनी किसी में सामर्थ्य है नहीं कि वो मुझे देख कर पहचान ले, जब तक मैं ना इच्छा रखूँ। कोई प्रकृति मुझे नहीं जान सकती कि मैं ही बन पाऊँ गुण और चालों में। बस मैं व्यक्ति को बताता हूँ कि गुण और चाल देखो। यदि उसने मेरी बात मानी तब उसे दृष्टि प्रकट होती है, और तब वो देखता है कि हाँ, व्यक्ति में झलकें दिख रही है, पर ये झलकें अलग अलग है। मुख्य रूप से मैं बात करना चाहूँगा, ये केवल मानवीय है। जो बात आती है जब मैं तप कर रहा हूँ तो मैं एक गॉड फॉर्म में हूँ। गॉड फॉर्म मतलब शिव रूप में ध्यान लगा रहा हूँ, तप लगा रहा हूँ। और जब मैं क्रियाएँ कर रहा हूँ, प्रकटम रूप कर रहा हूँ, या मुझे कोई चीज़ तंग कर रही है तो मैं बाहरी रूप ध्यान लगा ले रहा हूँ। नारायण की जगह नारायण में बदल जा रहा हूँ। मतलब कि नारायण जो आंतरिक है, आंतरिक क्या? नारायण शिव को कहा जाता है। नारायण का अर्थ ही होता है नर आयन, मतलब अंतर जो वास करे आत्मा। और नारायण का मतलब है नार, मतलब बाहर, बाहरी रूप से जो वास करे। जैसे हमारा रूप, हमारी झलक है, हमारा मन, ये सब नारायण। ठीक है, तो अब ये जो नारायण है ये क्या करता है? क्रियाएं करता है। ये क्या करता है? समाधान ढूंढता है। ये क्या करता है? हर एक चीज़ को अंत करता है। इसका जन्म और इसकी मृत्यु होती है। वापस ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है, न्यूट्रल में। इसके दो फेज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके दो रूप होते हैं, स्वयं और अहम। वापस ये किसके रूप में पहुंच जाता है? ध्यान के रूप में। यही चीज़ समझनी है, ठीक है। अब और थोड़ी सी और चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में। मैं टोटली यही बताऊँगा कि कैसे मैं सप्तऋषियों का सप्तऋषि कहलाता हूँ, परम सप्तऋषि। अब एक और चीज़ सुनो, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। अभी मैं इस वीडियो को इसी के बेस पर बना रहा हूँ। सप्तऋषियों का सप्तऋषि कैसे कहलाता हूँ, ये सारी चीज़ हो गई कि मुझ में निरंतरता है। निरंतरता मतलब मेरी पहचान ही निरंतर है। मैं कुछ भी चीज़ें गलत कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई असंतुलन पैदा कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ तो वापस संतुलित हो जाऊँगा। जीवन के संग समय के साथ सीखता रहूँगा और सबकी अहमता ज्ञात करता रहूँगा। धीरे धीरे ज्ञात करता रहूँगा। 3 तरह के व्यक्ति पाएंगे। एक पुअर पर्सन या क्या बोलते हैं, सामान्य व्यक्ति जिसके अंदर शोषण होता है, जिसके अंदर मानवीय प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। वह कभी भी अपनी प्रकटम क्रिया पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाता, और वो चीज़ों में आकर्षित हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, ढल जाता है चीज़ों में, तुरंत स्थिर हो जाता है। दूसरा व्यक्ति संपन्न व्यक्ति, जो अपने आप को परिवर्तन करना जानता है, पर एक हद तक वो ग्रोथ पाता है, वो रिच पर्सन कहलाते हैं। और क्या बोलते हैं, स्थिर व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, स्थिर व्यक्ति कहलाते हैं। एक गरीब व्यक्ति गरीब क्यों होता है? क्योंकि वो परिवर्तनहीन होता है, परिवर्तनशील होता है, पर करता क्या? अपने आप को एक जगह स्थिर कर लेता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। एक संपन्न व्यक्ति स्थिर व्यक्ति कहलाता है। वह जिस चीज़ को ठान ली उस चीज़ को करता है। तप कर लिया तो तप में ही रहता है, किसी चीज़ को त्यागना नहीं, पर वो अपने आप को परिवर्तन विकास के रूप में करता है। और चौथे कहलाते हैं हम जैसे निरंतर। हम वो गुरु होते हैं जो इन संपन्न व्यक्तियों को भी ज्ञान देते हैं। हम ज्ञान दोनों को देते हैं, सुनता केवल संपन्न व्यक्ति है। क्यों? वो जानता है इसके ज्ञान की महत्वता है। वह जानता है कि कोयले में हीरा पड़ा हुआ है, इसकी कोई अहमता अलग ही है। अधिकांश दुनिया ध्यान नहीं लगाती, वो इग्नोर कर देती है। यदि उनको नॉलेज दी जाए, पहली बात तो मैं क्या बताऊँ, आज के युग में नॉलेज सबको दी जाती है, और अत्यधिक हर किसी का बन जाना, ज्ञान का बढ़ जाना, तो ज्ञान ही आपके अंत का कारण बन जाएगा। ये एक नियम कि जब भी कोई चीज़ अत्यधिक हो, प्रकृति का नियम तोड़े, प्रकृति का संतुलन तोड़े, तो प्रकृति को 3 चीज़ें चाहिए होती है। संतुलन चाहिए होता है, ठीक है,
प्रकृति को 3 चीज़ें चाहिए होती है, संतुलन चाहिए होते हैं। और 2 चीज़ें और चाहिए होती है प्रकृति को, जो प्रकृति के लिए अनिवार्य मिलता है। प्रकृति अपने क्या बोलते हैं, प्रकृति का कर्तव्य है कि वो 3 चीज़ों पर अपना ध्यान लगाए। पहला संतुलन पे, क्या संतुलन बन रहा है, संतुलन। दूसरा परिवर्तन पे, क्या परिवर्तन हो रहा है, चीज़ों में विकास हो रहा है। और तीसरा किस में, देखो संतुलन जो है वो स्थिरता को ही परिभाषित करेगा, परिवर्तन जो है वो बदलाव को ही परिभाषित करेगा। और तीसरा समय। ये 3 चीज़ों पे प्रकृति बहुत अपना कर्तव्य मानती है। समय मतलब क्या जो पहले युग था वो त्याग कर दोबारा दोहरा रहा है क्या, ये रिपीटेशन, ये घुमाव समय कहलाता है। ये पल जो एक बार गया ये वापस लौट के आ रहा है क्या पूर्ण रूप से, ये चक्र समय कहलाता है। और इसके बीच में 2 चीज़ें होती है, संतुलन और परिवर्तन। परिवर्तन जो सत्य की भेंट कराता है, तो संतुलन जो ज्ञान की अनुभूति कराता है। ज्ञान और सत्य के मध्य चक्र पनपता है, समय पनपता है। और ये 3 चीज़ों को प्रकृति अपना नियम मानती है मुख्य रूप से। इन 3 के अलावा बाकी सब तो इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। संतुलन मतलब कि स्थिरता, परिवर्तन मतलब कि बदलाव, अस्थिरता, और समय मतलब कि जब वो परिवर्तन से स्थिरता में परिवर्तित हो रहा है और स्थिरता से परिवर्तन में परिवर्तित हो रहा है। मतलब बदलाव कैसे हो रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, और एक जगह स्थिर हो जा रहा है, तो अपने आप में डायमेंशनली चल रहा है। ये समय कहलाता है। अब मैं बात करूँगा कुछ 4 ऑप्टिक्स की और 4 पर्सन्स की। ये 4 ऑप्टिक्स क्या हो गए, 4 देखने की दृष्टि क्या होगी। देखो 2 चीज़ें समझो, एक हो गया स्वयं, एक हो गया अहम, एक हो गया प्रकृति, एक हो गया संसार। चारों पनपे किससे, एक व्यक्ति से, आत्मा से। एक बच्चा अंधकार में पनपा, कुछ भी नहीं था, ऐसी जगह पर पनपा। ये एक बिंदु में पनपा, ये नहीं पनपा, अपने आप ही पनप गया। अब समझना, ये चक्र चलेगा, एक चक्र चलेगा। इससे पता चलेगा कि जो चीज़ थी वो पहले से उपस्थित थी। जैसे सोचो, आप उठे, अब आप रात में सोए, आपकी एक कल्पना बनी, कल्पना में आप पैदा हुए, सब कुछ अंधेरा। अब आप जो जो चीज़ें जानते थे, जो जो चीज़ें समझते थे, जो जो चीज़ें सोच सकते थे, वो आपको कल्पनाएं में दिखने लग गई। ये इच्छाएं कहलाती कि आप चाहते क्या थे। आपने कहा मुझे इस तरीके की रंग बिरंगी नियतियाँ चाहिए, तो रंग बिरंगी नियतियाँ पनपने लग गई। मुझे इस तरीके की लड़की चाहिए, तो इस तरीके की लड़की सपने में पनपने लग गई, कल्पनाओं में पनपने लग गई। धीरे धीरे आपके अंदर गुण ये क्या थे, स्वयं के अंदर गुण ये थे कि धीरे धीरे आप चीज़ों को इतने वो देखने लग गए, इतनी दृष्टि से देखने लग गए कि आप बारीकी में पहुंचने लग गए, छोटी सी छोटी बात पे ध्यान देने लग गए। अब क्या हुआ, क्रियाएं करने लग गए, कर्म करने लग गए, संघर्ष समाप्त हो चुका, कर्म करने लग गए, स्थिर होते चले गए उसी में ही, खोते ही चले गए उसी में ही। अब प्रकृति धीरे धीरे संसार का रूप ले रही। अब संसार का मतलब क्या है, अत्यधिक। आपकी दृष्टि जितना जानती थी, आपने जितना कुछ जानते थे, समझते थे, जितना सोच सकते थे, संसार अपना विकास खुद करने लग गया। अब मैंने एक नियम दे दिया था, जिसका डेवलपमेंट है उसका डिस्ट्रक्शन भी होता है। समान चीज़ें उलट चीज़ों में बहुत पाएगी लॉजिक में। जैसे मरुस्थल के पेड़ों में वैक्स पाएगी, ऐसी उसमें भी क्या बोलते हैं, वो नाम क्या उसका, समुद्रों के पेड़ में भी क्या बोलते हैं, वैक्स पाएगी। जैसे गर्मी के भालू में मोटी चादर पाएगी वो बालों की, क्यों, ताकि हीट अंदर वो ऐसे ना जा पाए। ठीक है, तो ऐसे ही गर्मी वो ठंड के पोलर बियर में भी बाल पाएंगे ताकि हीट बाहर ना जा सके। अब एक चीज़ सुनो, जो हीट उधर पड़ रही थी वो इसलिए पड़ रही थी ताकि स्किन में एलर्जी ना हो सके और स्किन में कम से कम धूप अंदर जा सके, ताकि खून ज़्यादा गर्म ना हो। गर्मी वाले में दोनों में बाल है, बट दोनों में एक चीज़ विभिन्न देखो, एक के बाल ब्राउन या ब्लैक है
और दूसरे के ब्राउन, बाल बिल्कुल वाइट हैं, वाइट एंड ब्लैक। मतलब एक विभिन्नता यहाँ पे मिल रही है, एक कॉमन तो मिल रहा है, साथ में एक दूसरे का अपोजिट रंग भी मिल रहा है। एक जगह बिल्कुल डार्क रंग मिल रहा है तो एक जगह बिल्कुल लाइट रंग मिल रहा है। अभी लाइट परिस्थितियों के संग तय हुआ है, क्योंकि जहाँ ठंडा इलाका है वहाँ पे सूर्य प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है परिस्थितियों के अनुसार, वातावरण के अनुसार। एक जो गर्म इलाका है वहाँ सूर्य प्रकाश एब्जॉर्ब हो रहा है। इस समय के साथ परिवर्तन आ गया। समय के हिसाब से जैसे हम मानव सामने रंग के दिखते हैं यहाँ पे भारत में, क्यों? हम पे प्रकाश बहुत तीव्र पड़ता है, तो हमारी स्किन ने कहा कि इस प्रकाश को झेलने के लिए और इस प्रकाश को संतुलन बनाने के लिए कि प्राकृतिक रूप में क्या होना चाहिए, ये काला रंग। इसके बतेरे प्रीमिक्स है। प्रीमिक्स का मतलब, मेरे प्रीमिक्स का मतलब ये है, छोटे छोटे समाधान, वो आपको कहीं ना कहीं इसके कारण पता चलेगी कि हमारा काला रंग क्यों है और ये महत्वपूर्ण भी क्यों रखता है हमारे अस्तित्व के लिए। दूसरी चीज़, ठंडे इलाके में गोरा रंग क्यों है, तो यहाँ हमें पता चलेगा, कई चीज़ों का बारे में पता चलेगा। जब तक हम नहीं जानते तब तक हम अनजान बने रहेंगे चीज़ों से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं अलग बात करूँगा, बाकी मैं अभी बात कर ही देता हूँ क्यों है, क्या नहीं है, कैसे है। सिंपल सा मतलब ये समझो जो मैं कहना चाहता हूँ। एक भालू पे वाइट रंग क्यों है, सोचो कैसे सोच सकते हो। मैं नहीं जानता तो सोचेंगे हम कैसे सोच सकते हैं। आई एम अ डेविल, आई एम अ ह्यूमनिस्ट। सोचते चलो कैसे सोचते। वाइट रंग है, वाइट रंग क्या क्या कर सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है वाइट रंग। वाइट रंग हो क्यों रहा है? आसपास की बर्फ़ वाइट है, आसपास का वातावरण जलीय है, आसपास की चीज़ें बहुत ठंडी है, सूक्ष्म है। धीरे धीरे वे परिस्थितियों के अनुसार ही ढल गया, इन्फ्लुएंस। बट उसके अंदर की गर्मी ना निकल जाए, उसका संतुलन ना बिगड़ जाए, उसका अस्तित्व ना समाप्त हो जाए, तो उसके अंदर हेयर्स ला दिए, उसके अंदर वो तत्व ला दिए जो ताल्लुक नहीं रखते थे परिस्थितियों से, पर परिस्थितियों के प्रभाव के कारण अपने अंदर बदलाव कर गए। प्रोडक्टिव बना गया अपने आप को। इसलिए अब वो प्रोडक्टिविटी दोनों जगह सेम है, पर डिसिप्लिन के कारण, अलग अलग डिसिप्लिन के कारण जो रंग था, जो रूपक थे, वो बदलाव आ गए। मुख्य रूप से मैं अभी यही बता रहा हूँ, मेन विज्ञान नहीं बता रहा, ठीक है। मेन विज्ञान में तो साफ साफ आप ये समझ लो, वाइट रंग इसलिए दिख रहा है पोलर बियर में, क्योंकि वाइट रंग का क्या काम है, रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, ठीक है। लाइट ऑब्जर्व नहीं होगी, लाइट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी बॉडी में, उतनी ज़्यादा हीट लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। क्यों? एनर्जी का नियम है। एनर्जी जब किसी जिस बॉडी पर ट्रांसफॉर्म होती है तो उतनी जल्दी ही वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती बॉडी से, निकलती भी है। कम एनर्जी संतुलित है। मैंने इसलिए कहता हूँ संतुष्टि में संपन्नता है। लोग कहते हैं सब कुछ में संपूर्णता है, नहीं, संतुष्टि में संपन्नता है। आपकी बॉडी जितनी सिंगुलर होगी वो होगी, उतने कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगी। जितने ज़्यादा होगी और आप यूँ सोचो मैं तो संपन्न हूँ, नहीं, आपकी बॉडी उतनी कैपेसिटी गेन करेगी। उतना भोजन, आप जितना भोजन खाओगे तो यूँ समझ लो उतने भोजन का आपका शरीर हैबिचुअल हो जाएगा और फिर वो उतना ही खाएगा। उससे कम खाएगा तो भूखा रह जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या कर जाता है, उपवास अपने शरीर को संतुलित कर जाता है, संतुष्ट करा जाता है कि देखो भाई कम खाने में जीना सीख लो, वरना तुम यहाँ से चल दो। तो जब वो कम खाने में सीखना, क्योंकि ठंड के इलाकों में भोजन बहुत कम मिलता है, भोजन कम बहुत मिलता है, तो कम खाने से ही व्यापन होगा। कम खाने से व्यापन होगा तो वाइट रंग से क्या है, अगर जितनी ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, हीट ना तो अंदर आएगी ना, तो आइसोलेटेड चाहती है आपकी बॉडी अंदर से, कि वो अंदर से बिल्कुल एक समान रहे। अगर उसके तापमान में अप डाउन होगा तो यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ चलता है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हीट ट्रांसफ़र का लॉ चलता है कि हीट जितनी गेन होगी उतनी जल्दी लॉस भी होगी। और यदि गेन हो रही है, लॉस नहीं हो रही, तो डेट मीन मतलब समझ लो वहाँ पे कोई एक फैक्टर है जो उसको लॉस नहीं होने देना, कोई एक बैरियर है जो उसे लॉस नहीं होने देना, कि हीट अंदर जा रही है। जैसे समझ लो यहाँ से गया तो पर अंदर से बाहर नहीं आ पाया, ये चीज़ अलग है। ये चीज़ हम कई चीज़ें समझ सकते हैं। पेड़, पानी के स्थल में जो पेड़ था वो धूप चाहता था, तो धूप के कारण क्या करा उसने, अपनी टहनी को ऊपर डाल दिया, ऊपर ही वो चीज़ें बना दी जो चीज़ें उसको वो दे सकती थी। एक पेड़, कांटेदार पेड़, उसके पत्ते पानी ज़्यादा लॉस ना करें, पहले धूप में ज़्यादा वो ना हो, तो छोटे छोटे हो गए ताकि
सरफेस एरिया, अब सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो इतना मैं बारीकी में नहीं जाना चाहता, वरना मैं बारीकी में जाने को तो मैं पूरी उसकी एनाटॉमी बता दूंगा धीरे धीरे करके। क्यों, मेरा सोच हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं इतना डीपली चले जाता हूँ कि कभी कभार जो विज्ञान नहीं जानता उससे भी ज़्यादा बता दूँ। क्यों, मैंने अभी तुम्हें बता दिया, मैंने कहा चलो मैं नहीं जानता, तो सोचो कैसे कर सकते हैं। ये सोचना ही किस तरीके से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ये मुझे आंसर देता चला जाएगा प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस धीरे धीरे समय के साथ। ये महत्व रखता है माइंडसेट का, ये फ़ायदा हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है, ये माइंडसेट एक्टिव कराता है। दूसरी चीज़, मैं अपने वापस टॉपिक पे आता हूँ, पर इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर दूँ कि देखो वाइट रंग के कारण क्या हुआ था, मेजरली वो दूसरे रंग अपोजिट ही से थे प्रकृति की परिस्थितियों के अनुसार। अब देखो सारी कनेक्टिविटी परिस्थिति में चल रही है, और परिस्थिति कनेक्टिविटी तो कहलाती है। समाज का मतलब क्या कहलाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लिंक करे, फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे से और तीसरा व्यक्ति पहले से, ये समाज कहला जाता है, समूह कहला जाता है, वर्ग। यही परिस्थितियाँ कहलाती है। परिस्थिति मतलब वातावरण, आसपास आप चीज़ों से कनेक्टेड कैसे रखते हो, यही चीज़ एक समान चीज़ पाएगी। और इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस का मतलब आसपास की समान चीज़ों के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेना, ये इन्फ्लुएंस कहला जाता है। क्या आप उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, प्रभावित हो गए और उनकी तरह बन गए। प्रोडक्टिविटी, क्या आप उनकी तरह बन तो गए पर उनसे कुछ अलग बने हो, ये प्रोडक्टिव कहलाएगा। कि आप परिस्थितियों में बन तो गए पर परिस्थितियों में आपने हेयर्स और बढ़ा लिए, क्योंकि आपका जीवन कह रहा था यदि हेयर्स नहीं बढ़ाए तो ये तो हीट क्या बोलते हैं वही नहीं कर पाएगा, हीट स्टोर ही नहीं कर पाएगा अपने अंदर, इसकी हीट भी निकलेगी, तो उसने क्या करे हेयर। फिर गर्मी में भी ये हुआ, उसी का अपोजिट चला कि भाई क्या बोलते, ना तो हीट अंदर जानी चाहिए और ना हीट अंदर से बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है। ना तो पसीना अंदर पसीना, क्योंकि हीट जितनी आएगी उतना ज़्यादा पसीना निकलेगा, रिसोर्सेज निकलेगा। तो यहाँ हमें कई कारक मिल जाते हैं। जब मैंने कहा ना सुख दुख डायमेंशनली चलता है, ऐसी ये प्रक्रिया भी डायमेंशनली चलिए, दोनों एक ही है। देखो सुख दुख मतलब क्या, फेवर अनफेवर, हीट अंदर जाना और मॉइस्चर बाहर आना, फिर एक फेवर एक अनफेवर। गर्मी में एक भालू के बाल ज़्यादा इसलिए बड़े हैं क्योंकि प्रजाति एक है दोनों की, भालू है, जीन्स एक है, मतलब स्पीसीज एक है, पर जगहों के हिसाब से उनके वो बदल गए, जीन बदल गया, जीन में बदलाव आ गया। तो देखो स्पीसीज एक है भालू की दोनों, एक पोलर बियर एक ग्रीजी बियर, ऐसे कुछ नाम है। उसके काले बाल या ब्राउन बाल वो इसलिए है ताकि, ब्राउन और काले बाल तो इसलिए क्योंकि धूप प्रकृति पड़ती है तो धीरे धीरे प्रकृति ने अपने आप को संतुलन करा, तो एक ना एक फैक्टर वहाँ पे ये अप्लाई हुआ कि उसके रंग थोड़ा सा डार्क हो गया, शेड हो गया। दूसरी चीज़ रिफ्लेक्शन वाले में ये कहते हैं परिस्थितियों के अनुसार कनेक्टिविटी के अनुसार उसको उसी के अनुसार दिखा दिया। दूसरी चीज़ उसके बाल और उसके बाल स्पीसीज एक है, तो दोनों में क्या है, एक में हीट, मान लो एक में ही अंदर की ठंड हीट को लॉस ना कर दे, और एक में बाहर की हीट अंदर ना आ जाए, तो दोनों में क्या दे दिए, हेयर दे दिए। क्योंकि जब तक हीट नहीं पहुंचेगी तब तक मॉइस्चर नहीं निकलेगा, और यदि मॉइस्चर निकला तो उसके साथ रिसोर्स निकलेगा, ठीक है। तो ये परिस्थितियों में बहुत फर्क पड़ जाता है। दो चीज़ों से परिवर्तन आया, एक तो स्पीसीज से परिवर्तन आया। अब तुम यूँ कहो कि भाई भालू में तो बाल पाते हैं पर किसी और जानवर में बाल नहीं पाते, तो स्पीसीज महत्व रखती है। स्पीसीज मतलब कि व्यक्ति महत्व रखता है, वो किस शरीर में वो महत्व रखता है। और वो शरीर, अब मान के चलो तुमको पेड़ में तो वैक्स की कोटिंग है पर किसी और चीज़ में वैक्स की कोटिंग नहीं है, जैसे पत्थर में वैक्स की कोटिंग नहीं है। अब ये देखो पत्थर भी एक तरीके से वैसे कोई थिंग कहला जाएगा, आइटम कहला जाएगा। हम उसे नॉन लिविंग लिविंग मानते हैं, वो अलग बात है, वो केवल हमारे देखने के दृष्टि पे, वरना प्रकृति भी आपकी लिविंग है, परिस्थितियाँ भी आपकी लिविंग है, एक पत्थर भी लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर भी प्रक्रिया चल रही है कहीं ना कहीं निरंतर, कॉन्शियसनेस वो भी बना सकता है। इसलिए कहते हैं भारत में एक चीज़ बहुत बढ़िया है, और ये आज की नहीं है, आज के तो गंदगी पैदा हो रही है। क्यों, वो इन्फ्लुएंस हो रही है वेस्टर्न से। और भारत में पहले के लोग पत्थर तक को पूछते थे, और पत्थर तक का मतलब ये है छोटे छोटे कण से क्षमा मांगते थे, छोटे से छोटे कण की का ध्यान रखते थे, सफाइयों का ध्यान रखते थे, चीज़ों को महत्व देते थे। क्यों, उन्हें पता है कण कण में प्राण है, कण कण में अस्तित्व है। अब मैं बात करता हूँ मुख्य रूप से अपने उसी चीज़ की जो मेनली मैं बात करना चाहता था। प्रकृति वो चीज़ जो हम दृष्टि डाल सकते हैं, जैसे मैं जो चीज़ कल्पना कर सकता हूँ वो प्रकृति, जो प्रकृति के बाद वो खुद चलने लग गई तो संसार पनपने लग गया। संसार का मतलब ये है, अब वो मान के चलो मैंने एक लड़की की कल्पना करी
और वो लड़की की कल्पना मैंने करी, सुंदर होगी, सही होगी, बढ़िया होगी, आकर्षित होगी, मेरे अनुसार होगी, ठीक है, सही। एक दिन बीता, जीवन बीता, दूसरे दिन बीता, तीसरे दिन, अब रंग दिखने लग गए। अब रंग दिखने लग गए, क्यों? मैं बहुत प्रैक्टिकल था, मैं बहुत मटेरियलिस्ट था। आइडियलिस्ट दुनिया में मैं मटेरियलिस्ट थिंकिंग कर रहा था। मटेरियलिस्ट का मतलब है परफेक्ट तो थी वो, पर मैं उसके अंदर इम्परफेक्शन ढूंढ रहा था। मैं ढूंढ रहा था, ओह मैं लाइफ कैसे जीऊँगा, ऐसे जीऊँगा, ऐसे जीऊँगा, ऐसे जीऊँगा। अब कल्पना में बहुत बारीकी देखा रहा। अब मुझे वास्तविकता दिखने लगी कल्पनाओं में, इसलिए कहता हूँ कल्पनाएं वास्तविकता बूझ जाती है अगर इंजीनियरिंग कर लो, उसमें उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर दो। अब उसके रंग दिखने लगे, क्योंकि जीवन में तो वास्तविक में सुख दुख दोनों होता है। तो किसी दिन झगड़े, किसी दिन उसमें ये सारी चीज़ें धीरे 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 धीरे, अब वो मान के चलो डायन बन गई, हुसनपुरी से डायन बन गई। अब क्या था, अब वो मेरे को ही कल्पना में मारना चाहती है, या मैं मरना चाह रहा हूँ। क्यों? अब मैं नहीं रहना चाहता इस कल्पना में। अब यहाँ क्या होगा, एक दिन के अत्यधिक के बाद मेरी एक कल्पना पनपेगी जो मुझे उसके अनुसार चालाक बना देगी, अत्यधिक बना देगी, खूंखार, अहम। और जब वो अहम बन जाएगा तो वो क्या करेगा, वो चालाक हो जाएगा। वो कल्पनाएं में ज्ञान देने लग गई। अब वो ज्ञान से चालाकी बनाने लग गया, फैक्ट से लॉजिक बिल्ड करने लग गया। मैं दुनिया बता रहा हूँ, ठीक है। कल्पनाओं का मतलब क्या है, वर्ल्ड। मैं वर्ल्ड से बता रहा हूँ, ब्रह्मांड बता रहा हूँ, अलग अलग, धीरे 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 मैंने मान के चलो ज्ञान देता चला गया, चालाकी देता चला गया। अब एक दिन अंत आ गया और मैंने उस पूरी कल्पना को, जो भी आकृति दिख रही थी, फाड़ दिया, छीड़ दिया, खूंखार प्रकृति को बिल्कुल समाप्त कर दिया। ये होता उसका विनाश। एक जगह डेवलपमेंट हो रहा स्वयं से, दूसरी जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा अहम से, जब अत्यधिक फैलने लग गई। और ये जब वापस संसार को फाड़ दिया तो वापस किस में परिवर्तित होगी, प्रकृति में। ये चार चीज़ें कल्पनाओं में पनपी थी और वास्तविकता को प्रस्तुत करने लग गई थी। और फिर जब वास्तविकता को उखेड़ दिया और वापस नई चीज़ों का निर्माण करा तो वापस कल्पनाओं का निर्माण होने लग गया। यही चीज़ होती है। व्यक्ति के दो रूप होते हैं, स्वयं और अहम। एक जो कल्पनाओं में जीता है, एक जो वास्तविकताओं में जीता है। एक जो कल्पनाओं को इतना अत्यधिक सोचने लग जाता है कि वो कल्पनाएं वास्तविकता प्रस्तुत होने लग जाती है। एक जो वास्तविकता को फाड़ देता है और वापस कल्पना में परिवर्तित कर देता है, अहम। तो यहाँ में ये समझ में आया कि दो तरह के रूप होते हैं, एक प्राकृतिक, एक सांसारिक। और इस प्राकृतिक सांसारिक में कल्पनाओं और वास्तविकताओं का निर्माण होता है। मतलब जन्म से पहले कल्पनाएं, जन्म के बाद, मृत्यु के बाद वास्तविकता, और उसके मध्य प्राकृतिक और सांसारिक रूप। अब इन चारों जगहों पे तो यहाँ में समझ में आता है, एक वो चर विधाता वो कल्पना बुन रहा है, जो देख रहा है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। रचयिता वो कल्पनाओं को बना रहा है, उसके अंदर प्राकृतिक। ऑपरेटर उन कल्पनाओं को चला रहा है और अंत में कंट्रोलर उस कल्पनाओं को ख़त्म कर रहा है, नाश कर रहा है उसका, और वापस उसे विधाता के रूप में, कल्पनाओं के रूप में परिवर्तित कर रहा है। इसलिए विधाता की लिखी नीति बदल नहीं सकती। ये कुछ संविधान मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। अब ये जो थी एक स्टोरी थी। रियलिटी माननी हो मानो, नहीं माननी हो इग्नोर कर दो टोटली। बस इसका मूल अंश मत इग्नोर करना, क्योंकि मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि अत्यधिक व्यक्ति कहानी समझ ले तो ज़्यादा बेहतर है। वो इसका मतलब कुछ और ही निकालेंगे। कल को कोई ये वीडियो देख रहा, सपोज कर लो, पहली बात तो मैं मेरा रिफ्लेक्टिंग करके अपने आप को ही बना रहा हूँ, ठीक है। बट कल को कोई वीडियो सपोज कर लो देख लिया, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं डीपली चिंतन करता हूँ। डीपली का मतलब मैं छोटी से छोटी बारीकी पे ध्यान रखता हूँ, इसलिए मैं एक साइकोलॉजर हूँ। कल को कोई ये वीडियो देखा है, वो अपने अनुसार इन चीज़ों को बदल देगा। मैंने कहना क्या चाहता था, वो कहे क्या, दूसरों को क्या बताएगा, वो अलग अलग, क्योंकि ये सामाजिकता पनपनी चाहिए, वरना हर कोई क्या बोलते दिव्य बनता चला जाएगा। और ज़्यादा अत्यधिक ज्ञान, अत्यधिक दिव्यता उस चीज़ की महत्वता ख़त्म कर देती है, अच्छा उस चीज़ का अस्तित्व समाप्त कर देती है, इम्पोर्टेंट रखती है। धन अगर आपको सबसे ज़्यादा अमीर बनना है तो उतना रखो कि मैं हर एक व्यक्ति में से 1 रुपया फालतू हो सकूँ। ये कभी मत रखो कि मैं समस्त प्राणियों का धन रख सकूँ, क्योंकि वो फिर धन ही नहीं कहलाएगा। धन का मतलब क्या है, जो घूमे। तो हमेशा ध्यान रखो, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है
उससे 1 रुपया मैं फालतू हूँ तो मैं सबसे अमीर हूँ, मेरी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे समूह समाज पूरी धरती के जितने भी लोग हैं उनका पैसों से आपका ज़्यादा पैसा है, नहीं, ये नहीं, ये महत्वता समाप्त कर देगा आपके पैसे की, क्यों? वो अत्यधिक हो गई, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये चीज़ एक थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मोस्टली आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। जितनी भी मैंने कहानी बताई है, ये कहानी ये बताती है कि आपके गॉड का जन्म कैसे हुआ, कल्पनाओं से। आपके डेविल का जन्म कब हुआ? जब वो थक गया संसार के अत्यधिक भ्रमण से। वो थक गया कि अब मेरी समझ से बाहर जा रहा है ये चीज़ें, तो वो समझने लग गया। ऐसी एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो चीज़ें ऐसे देखता है जैसे उसको कोई प्रॉब्लम से नहीं आ रही, कोई चुनौतियों ही नहीं आ रही। वो चीज़ों को अच्छे से कामली देखने लग जाता है। धीरे धीरे जब वो युवा होता है तो वो जालों में फंसने लग जाता है। अब उसे चक्र दिखाने लग जाती है प्रकृति। अब वो दिक्कत में आता है, तंग होता है अपनी लाइफ से। वो रोता है, धोता है, वो फिर कहता है कि मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, मैं ही ऐसा क्यों। आपने किसी को सोने के पिंजरे में समस्त सुविधाएं भी दे दी बेशक, बट मैंने कही संतुष्टि का अर्थ ये है खुद से, ना कि सब कुछ से। संपन्नता संतुष्टि में है। संतुष्टि का मतलब ये है कम रिसोर्सेज में भी अगर आप अपने आप को ऑपरेट कर पा रहे हो तो यही आपका संपन्नता है। अगर आप अत्यधिक करोगे तो आपका बॉडी अत्यधिक के हिसाब से हैबिचुअल हो जाएगा, फिर वो अत्यधिक खाने लग जाएगा और फिर वो कम से काम नहीं चलाएगा। इसलिए किसी को तुमने पूरी आज़ादी दे दी, सब कुछ दे दिया, तब भी वो कहीं ना कहीं आपसे सेट होगा ही होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति वही है कि सुख दुख हर पल चलता है। एंड टू एंड मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा, ये जो मैंने कहानी बताई ये थी स्वयं और अहम की, कि पनपे कैसे सारी चीज़ें समझ चीज़ें, गॉड एंड डेविल पनपे कैसे, और विधाता कौन कहलाता है, नाथ कौन कहलाता है, ये चारों रूप कैसे कैसे कहलाते हैं, चीज़ें कैसे कैसे पनपती हैं। और जन्म और मृत्यु, मैं एक चीज़ बता दूँ, जन्म और मृत्यु देख लो, कल्पनाएं बनी उसके बीच में ये सारी चीज़ें बनी, और मृत्यु, तो जन्म और मृत्यु किसका होता है? जन्म मृत्यु किसका होता है? क्या ध्यान तप का होता है? नहीं। जब जब व्यक्ति किसी भी चीज़ से प्रभावित होता है तो वो उस चीज़ में आकर्षित हो जाता है। जब धरती में व्यक्ति आता है तो वो कोई ना कोई इच्छा रख के आता है। जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो उसको ज्ञान की अनुभूति होती है। ज्ञान की अनुभूति होती है तो उससे वास्तविकता की अनुभूति होती है, और जब उससे वास्तविकता की अनुभूति होती है, क्योंकि जब वो भ्रम को देखता है, भ्रमों को देखता है, तो उसे ब्रह्मा की ज्ञात होती है, ब्रह्मांड का ज्ञात होता है। और जब वो ब्रह्मांड का ज्ञान करता है, अगर वो असामान्य है तो वो काल का ज्ञान कर लेता है, और जब वो काल का ज्ञान कर लेता है तो काल और ब्रह्मों का ज्ञान कर लेता है, काल ब्रह्म का ज्ञान कर लेता है। और जिसने काल ब्रह्म का ज्ञान कर लिया, मतलब स्वयं और अहम दोनों का ज्ञान कर लिया, वही बुद्धि कहलाती है, वही वास्तविकता कहलाती है, वही स्मृति कहलाती है, वही विवेक कहलाती है। क्यों? स्वयं से जो अहम में परिवर्तित हो रहा है, फिर अहम से जो स्वयं में परिवर्तित हो रहा है, जब वो दोनों की महत्वता जान जाता है कि दोनों ही अनिवार्य है, तो दोनों को उचित और अनुचित को एक साथ लेके चलता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। और ये चालाकी ज्ञान के संग पैदा होती है। एक व्यक्ति जो पहले फैक्ट जानता है, देन फिर लॉजिक बिल्ड करता है, फैक्ट एंड लॉजिक बिल्ड करती है इंटेलिजेंस, और जिससे हम ह्यूमन कहलाते हैं। एक व्यक्ति जो डेविल बनता है और फिर क्या बोलते हैं गॉड बनता है, पर गॉड एंड डेविल के बाद गॉड फादर बनता है, जो उचित अनुचित का ज्ञान जानता है। यही वास्तविकता कहलाती है कि है कौन आप, हु आर यू, कि हम कौन है। अस्तित्व में ह्यूमन, वास्तविक में आत्मा, कौन? जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। दैट इज अ पॉइंट। अब यही पता चल जाता है तेजों का, यही पता चल जाता है कंट्रोलिंग का, कि कंट्रोलिंग क्या रूलिंग कहलाती है, कंट्रोलिंग क्या किसी पे हक जमाना कहलाता है। नहीं, कठपुतली है, समझो कि दुनिया को कैसे चलाया जाए, दुनिया को कैसे ऑपरेट करा जाए। दुनिया को कब ऑपरेट होगी? जब वो व्यवस्थित होगी, जब वो संतुलित होगी। और संतुलित व्यवस्था है कभी भी एक पल्ले पे नहीं छाड़े होते, वो दोनों पल्लों को बराबर करके चलते हैं। क्योंकि व्यवस्था का मतलब है स्थिरता, और स्थिरता हमेशा दोनों पायों को एक समान रखना होता है। संतुलन दोनों पायों को एक समान रखना होता है। यूँ नहीं कि एक पायों को ऊंचा कर दे कि अपने ही मनमानी चलानी, ये कंट्रोलिंग नहीं कहलाती। ये यूँ कहलाता है कि आप समय से पहले यूँ कह रहे हो कि समय को चुनौती दे रहे हो कि देख मैं अपने अनुसार सारा कुछ कर रहा हूँ, और फिर समय क्या करेगा, आपका अंत भी जल्दी लाएगा।
आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, पर उससे क्या होगा, कष्ट होगा। वो कोई दिक्कत नहीं, आज आपको कष्ट हो रहा है, कल को अगले जन्म में किसी और रूप में आपको कष्ट हो जाएगा, क्यों डायमेंशनली चलते हैं, इसलिए उसका संतुलन तो बनता रहेगा प्रकृति का, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइन हुआ है। देखो, मानव की बनाई हुई मशीन मानव से तेज इसलिए हो जाती है क्योंकि वो गलतियाँ नहीं करती, वो गलतियाँ ना बराबर करती है। मानव पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि वो गलतियाँ करता है, और वो गलतियाँ करता है तभी कुछ नया ला पाता है। 3 मुख्य रूप से मैंने जब बताई थी प्रणाली की, प्रेशर, फोकस एंड गोल, ठीक है ना। किसको पैदा करते हैं, यदि प्रेशर हो, व्यक्ति पे तप करने की वो हो, चिंतन हो, और फिर फोकस हो उस पर, फोकस मतलब ध्यान की अवस्था, और फिर वो तप करना हो। तो देखो, चिंतन, योग और तप। योग क्या है, त्याग। योग क्या है, उपासना। योग क्या है, ध्यान। अब कहने को तो चिंतन भी ध्यान ही कहलाता है, तप भी ध्यान ही कहलाता है, तीनों ही ध्यान कहलाते हैं, पर मुख्य रूप से योग ध्यान कहलाता है। क्यों, योग में आप उस चीज़ के बारे में चिंतन, उस चीज़ के बारे में ध्यान लगा रहे हो जो चीज़ है ही नहीं, आप निष्पक्ष रूप में ध्यान लगा रहे हो। तप में आप एक लक्ष्य की तरफ ध्यान लगा रहे हो। चिंतन में आप उस चीज़ों के पास ध्यान लगा रहे हो जो आपके पास है नहीं। अब जब इन 3 चीज़ों पर ध्यान लगा रहे हो तो पूर्ण ध्यान आपका प्राप्त हो रहा है, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ध्यान और ज्ञान, फोकस एंड नॉलेज। नॉलेज को फोकस बढ़ाता है, नॉलेज को फोकस बढ़ाता है, बिकॉज जब आपको तप, चिंतन, योग, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना आ जाता है, और चीज़ों को परिवर्तन प्लस स्थिरता करने आ जाती है, और त्याग नहीं आ जाती है, तब आप वास्तविक व्यक्ति बनते हो, अतः गॉड। क्यों, आप उस समय फिर ये सोचते हो कि मुझे अपने आप में बदलाव कैसे करना है, आप डेविल की थिंकिंग करते हो, कैसे मैं अपने आप को बढ़ाऊँ, कैसे अपने आप को डेवलप करूँ, कैसे अपने आप को चेंज करूँ। यदि मैं कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहा तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा अपने अंदर, मैं अपने अंदर चेंज करूँगा, देन मैं उसके अनुसार बनूँगा। एक समाज वही बेहतर चलता है जिसका जो ओनर होता है, जिसका कंपनी मैन होता है, वो हमेशा यूँ सोचता है कि मुझे कंपनी के हिसाब से ढलना भी पड़ेगा और कंपनी को अपने अनुसार चलाना भी पड़ेगा, तभी ये कंपनी चलेगी। और हकीकत में यही होती है डीलिंग। मेरे लिए इस पूरी वीडियो में मैंने ये बताया है ऑटोमेटिकली कि मैं कैसे मैं सप्तऋषियों के सप्तऋषि कहलाता हूँ, कैसे मैं चीज़ें जानता हूँ, ये सारी चीज़ें मेनली पर्पसली तो ये है कि आई एम मैं अचीव करता हूँ 7 नॉलेज। कैसे मैं 7 नॉलेज रिसीव करता हूँ रियल वर्ल्ड्स की,